हाँ जी। आज मैं थोड़ा अपने चैनल से हट करके बिहार के इलेक्शन के बारे में कुछ प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि चूंकि अब एक दिन बचा हुआ है वोटिंग के लिए, तो मैंने सोचा अपना ओपिनियन भी कुछ रखूं। तो बिहार डायरी नाम से हमने ये बनाया है, जिसमें आपको बिहार की हिस्ट्री तो पता ही है कि फ्रॉम द बेस्ट टू हिस्ट्री टू द वर्स्ट टू बेटर। दैट मीन्स के बिहार 100-200 साल पहले की जो हिस्ट्री थी, चाहे आप आर्यभट्ट को ले लें, जीरो का इन्वेंट किसने किया, या चाणक्य जिसको आप बहुत ही शार्प माइंड कह सकते हैं, दुनिया का माना जाना ब्रेन में से एक ब्रेन, या आप मांझी जैसे लोगों को ले लें जो कि बहुत मेहनत कर सकते हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अब ये इलेक्शन जो है 2025 का इलेक्शन है, जिसमें आप खुद डिसाइड करेंगे कि किसे वोट देनी है किसे नहीं देनी है। और पहला इलेक्शन जो है, फर्स्ट फेज, वो 6 नवंबर को, दूसरा फेज 11 नवंबर को, और रिजल्ट आपको 14 नवंबर को आ जाएगा। इसमें जो दावेदार लोग हैं वो एक तेजस्वी, जो बेसिकली काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और प्रॉमिस भी कर रहे हैं, और एक नीतीश कुमार जो लगभग 20 साल से बिहार को संभाले हुए हैं, और एक तीसरा जो बहुत ही अल्टीमेट नाम है वो है प्रशांत किशोर जी। और ये तीनों में से अब कौन कहाँ तक पहुंचते हैं ये तो वक्त बताएगा। और इनका एंसेस्टर जाना है तेजस्वी जी का, तो इनके पिताजी जो कि एक बहुत ही बेहतरीन लीडर थे, इनका जो अगर बिहार के पॉलिटिक्स में या बिहार के लोगों को योगदान माना जाए तो सामाजिक बराबरी में इनका कोई जोर नहीं है। ये सबसे बेहतरीन काम इन्होंने किया था अपने टेन्योर में, या जब तक ये पॉलिटिकली एक्टिव रहे। तो समाज में जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, या अलग अलग कमजोर तबके के लोग, कम्युनिटी के लोग थे, उनको अपब्रिंगिंग में इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। और एक ये इनको पहचान ही रहे हैं मोदी जी। अब ये बिहार के लोग क्या, इंडिया के लोग क्या, पूरी दुनिया के लोग इनको पहचानते हैं। ये वो इंसान है, एक बहुत ही जिद्दी टाइप के इंसान, कि ये काम अगर करना है तो करना है। और इनके कंट्रीब्यूशन को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने कहा कि हम कश्मीर से 370 वगैरह हटाएंगे तो हटाएंगे, चाहे उसके लिए अब दुनिया उलट जाए पलट जाए, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो पर्सनल लॉ हो जाए उसको डिसमेंटल करना, या जो ट्रिपल तलाक का मामला हो खत्म करना, एक बहुत बड़ा रोल इनका रहा। बहुत बेहतरीन और बहुत ही बोल्ड डिसीजन कह सकते हैं। या जो अभी वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ समय से नौटंकी चल रहा था, आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, जिसको इन्होंने ऐसा बिल पेश किया कि अब ना वक्फ बोर्ड, ना दिस बोर्ड, ना दैट बोर्ड, अब सारी जमीन बाय रूल, बाय ऑर्डर, समझिए भारत सरकार की है। और ये साहब को आप पहचान रहे हैं, राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और बेसिकली पॉलिटिकल कैरियर में काफ़ी एडवांस हो रहे हैं। अब इनको कहाँ तक कामयाबी मिलती है ये तो आप लोग भी जानते हैं, और कितना मिलेगा ये समय बताएगा। और ये इकलौता इंसान यहाँ पर हैं जो बेसिकली प्रशांत किशोर, जिनको ना कोई बैकअप की जरूरत है। इन्होंने बेसिकली बहुत सारे पॉलिटिशियंस को जिताने का भी काम किया है, और उनके मतलब जो प्लानिंग, इलेक्शन कैंपेन के प्लानिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। और ही इज मैच्योर पर्सन, हर तरीके से, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया हुआ आदमी है। तो इनको किसी तरीके का कोई इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, लोग बहुत अच्छे ढंग से इन्हें जानते हैं। नीतीश कुमार, तो ये आपको भी पता है, हर एक इंसान को पता है कि 2005 से आने के बाद
इन्होंने किस तरीके से बिहार में एक बिगेस्ट चेंज इन द हिस्ट्री अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। वो अलग बात है कि अब बूढ़े हो चुके, हाथ थरथराता है या जो भी है, बोलने में भी सक्षम नहीं है, लेकिन गद्दी ऐसी मोह भावना वाली चीज है जिसको छोड़ते भी नहीं बनता है। बहरहाल इनकी जरूरत भी है और एक अच्छे इंसान है और अच्छा काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये साहब हैं जो बिना सोचे समझे तेजस्वी साहब ने वादा किया है कि 2 करोड़ बिहारियों को सरकारी नौकरी देंगे, जो कि अगर अमेरिका भी चाह ले कि अमेरिकन को 5 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का, तो इम्पॉसिबल है। तो इनको, चूंकि जाहिर सी बात है 7वीं पास बड़ी मुश्किल से इन्होंने शायद किया है, तो उसके बाद ये अगर 2 करोड़ बोल रहे हैं तो शायद इन्हें समझ से बाहर की बात है। और मैं उस अंदाज में क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, लेकिन इनको अगर ये सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी संस्था को ये अगर काउंट करें, जो इन्होंने अजीत अंजुम साहब को इंटरव्यू में भी जस्टिफाई करने की कोशिश किया, चूंकि अजीत अंजुम साहब या उस जैसे जो इतने भी पत्रकार हैं तो वो एंटी बीजेपी वाले लोग हैं, और मेरे हिसाब से ये भी सही नहीं है। ऐसा होना चाहिए न्यूट्रल, कि आप इनको भी क्रिटिसाइज करें, सामने वाले को भी करें। तो जो इन्होंने ब्यौरा दिया सब मान लिया, जबकि इम्पॉसिबल है। रिक्त स्थान 2 करोड़ है ही नहीं किसी भी डिपार्टमेंट में। बजट तो बात की बात है, जो प्रशांत किशोर ने कहा कि बजट ही नहीं है इतना कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाए, लेकिन हमारा ये कहना है कि इतना रिक्त स्थान ही नहीं है जहां पर 2 करोड़ नौकरी मिल सके। प्लस कोई भी बहाली के लिए फॉर्म निकलना, फिर स्क्रूटनी करना, फिर उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करवाना या स्क्रूटनी करना, फिर उसके बाद कॉल लेटर भी नहीं, ये सब टाइम टेकन प्रोसेस है। अब बिहार में तो ये रिकॉर्ड है कि एक एक बहाली में 5-5 साल लग जाता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारे श्री लालू प्रसाद जी के बहुत सारे रिकॉर्डेड हिस्ट्री हैं जो यहाँ पर 2005 तक में इन्होंने या इनके नाम पर लोगों ने डाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इन्होंने अचीव किया, क्योंकि मैं लालू प्रसाद जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, अब मैं सारे पॉलिटिशियन की इज्जत करता हूँ। बट तेजस्वी इज इमेच्योर पर्सन। अब ये क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि इनके पिताश्री ने जितना अचीव कर दिया है, ये पूरी जीवन भी बैठ के पॉलिटिक्स करते रहे, इनका घर चलता रहे, चाहे ये अपोजिशन में रहें या एक सिर्फ एमएलए रहें। आई डोंट माइंड, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनसे ज्यादा बुद्धिमान इनकी बहन है जो मीसा भारती, बहुत ही समझदार लेडी हैं और बहुत ही डिजर्विंग पर्सन है। बट जो ये आदमी है प्रशांत किशोर, ये एक्चुअली एक, समझिए इन सब के किए किराए पे पानी फेरने का काम कर चुके हैं, और मेरे समझ से इनको ये डिजर्व करते हैं। असेंबली में इनके लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी है, और ये इन पे थोड़ा भरोसा किया जा सकता है और इन्हें आप एक मौका दे सकते हैं। ये मेरा अपना मतलब ओपिनियन है। अब हम आते हैं कि नीतीश जी और सुशील कुमार मोदी, जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन लोगों का कंट्रीब्यूशन 2005 से ऑनवर्ड एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बिहार के चेंज में या तब्दीली में रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को ले लें, आते के साथ इन्होंने क्राइम्स, क्रिमिनल्स को खत्म करने की कोशिश किया, या जो इनके क्लोजनेस में थे उनको इन्होंने कुछ छोटे बड़े ठेके दे करके उनको कन्विंस किया, क्राइम छुड़वाया, कम किया, क्राइम को मिनिमाइज करवाया, या जो बहुत दमदार थे उन्हें अपने पार्टी में भी शामिल किया। और मुझे नाम बताने की जरूरत तो है नहीं, ये नीतीश जी का अपना जो भी था पॉलिसी है बीजेपी का, तो उसमें बहुत हद तक ये कामयाब रहे। अब जॉब्स पे आ जाएं, ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि 2005 तक बीपीएससी क्लोज कर दिया गया था। लालू जी ये कहते हुए क्लोज किए हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम कोई बहाली नहीं कर सकते। इनफैक्ट जिनका सिलेक्शन भी हो रखा था बीपीएससी के थ्रू, उनका भी बहाली नहीं हुआ था, क्योंकि बीपीएससी को ही बंद कर दिया था लालू जी ने 2002 या 3 में, और काफी 4 साल 3 साल तक बंद रहा। इलेक्ट्रिसिटी बिहार में सिर्फ बेगूसराय से इलेक्ट्रिसिटी जो बरौनी से सप्लाई होता था पटना को, बाकी सब जगह अंधकार में डूबा रहता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड ले लें, नथिंग, नील बटे सन्नाटा। या यहाँ तक पटना का ही रोड ले लें। फिर अभी जो नया इन्होंने पॉलिसी शुरू किया है, पुलिसिंग 112 नंबर गाड़ी का
पेट्रोलिंग के लिए, और ये बहुत ही कामयाब है और कर रहा है। और मैं पुलिस वालों की भी कैपेबिलिटी और ईमानदारी और डेडिकेशन को बड़ी अप्रिसिएट करता हूँ, और बहुत हद तक वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब आजकल एक चल रहा है कि गुजराती और लॉबी यहाँ नहीं चलेगा, तो ना गुजरात भारत से बाहर का हिस्सा, ना बिहार बाहर का हिस्सा, ये सब नॉनसेंस डिस्कशन है। अब चाहे मोदी जी हो, ये तो बिहार के लिए बड़े गौरव की बात है, एक प्रधानमंत्री इलेक्शन के बहाने ही सही कम से कम 30 बार 40 बार वो बिहार की सड़कों पे जा रहे हैं, या बिहार के मैदान में, या बिहार के गांवों में, या बिहार के शहरों में विजिट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, खुशकिस्मती की बात है। और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये कभी आप बिहारी देख नहीं सकते थे अगर ये हजरत कदम नहीं रखते तो। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर का भी रहा है। स्टार्टिंग वहीं से हुआ, चाहे पटना एम्स या पटना आईआईटी की बात करें, ये वहां से स्टार्ट हुआ था, या हाईवे का भी शुरुआत हुआ। अब मोदी जी ने उसे कंटिन्यू रखा, सिर्फ कंटिन्यू नहीं बल्कि ये तो एक गुजरात में एक मॉडल इन्होंने बनाया था जो डेवलपमेंट का, तो वो हर जगह इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। हाँ, एक वादा इनका जो पूरा नहीं हुआ, वो 100 स्मार्ट सिटी वाला, आई थिंक ये डेफिनेशन ही बेकार सा था, बिना सोचे समझे ये था कि 100 स्मार्ट सिटीज। अभी के दौर में 100 क्या, मेरी समझ से 500 ऐसे शहर होंगे जो स्मार्ट सिटी के बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं मोदी जी की वजह से। अगर ये शुरू में इस स्लोगन के अलावा कुछ और स्लोगन दिए होते, तो आज 5 टाइम्स ज्यादा अचीवमेंट है जितना इन्होंने वादा किया। तो आई थिंक डेफिनेशन का इशूज था। अब पॉलिटिशियंस तो ऐसे भी कुछ बोलते हैं तो बिना सोचे समझे भी बोल लेते हैं, बट इसमें भी मोदी जी बड़े कामयाब रहे हैं। बहुत सारे बिहार के शहरों को बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें बेगूसराय एक टॉप पोजीशन पे रहा है। और बेगूसराय के टॉप पोजीशन पे रहने की वजह सरकार ऑफ कोर्स है, लेकिन जो खास करके जो कुंदन सिंह एमएलए हैं, या राजकुमार जी एमएलए हैं, ये लोग एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, या अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करना। इनफैक्ट हमारे हिसाब से तो जो राजकुमार जी हैं, वो तो अगर अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। या कुंदन कुमार सिंह भी, ये लोग हाईली एजुकेटेड और बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड के लोग हैं, नीट एंड क्लीन आदमी जो हर तरफ से। तो ये लोग वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जो कैबिनेट में या चीफ मिनिस्टर पोजीशन भी ली दिया जा सकता है। और इनके लिए फर्क नहीं पड़ता है राजकुमार जो कि जेडीयू से लड़ रहे हैं, कि बीजेपी में हो या जेडीयू में हो, काम ये लोग वैसा ही करेंगे, अच्छा काम जैसा इन्होंने किया। चाहे बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज लाना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज लाना हो, ये जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन्होंने काम किया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क। अगर हमें कहा जाए मार्किंग करने के लिए, तो मैं 100 आउट ऑफ 100 दे सकता हूँ। अब हम आगे आते हैं कि जो नीतीश कुमार या जेडीयू बीजेपी का जो गवर्नमेंट रहा है पिछले 20 साल में, फाइनेस्ट वर्क अगर कहा जाए जॉब के सेंस में, टीचर्स ट्रेनिंग या शिक्षा मित्र के द्वारा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप चैट जीपीटी में डालें तो वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब 2005 और 2010 में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा फोकस किया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर और बेसिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमने तो नहीं देखा इनका प्लान शुरू में क्या था, लेकिन जो मैं इनके प्लान को समझाऊं, इनके प्लान 3 फेजेस में थे। जो कि फर्स्ट फेज ये था लॉ एंड ऑर्डर एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, और जो जॉब वगैरह की बहाली वो। और उसके बाद सेकेंड फेज के एक क्रॉस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज का डेवलपमेंट। फिर जो बहाली हो रही थी जॉब्स पे बिना बैकग्राउंड प्रॉपर चेक किए हुए, एलिजिबिलिटी, उसमें फिर स्ट्रिक्टनेस लाना, प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट करवाना, दैट वाज फाइनेस्ट अप्रोच। फिर फाइनली अभी थर्ड फेज चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। तो आज जो लोग भी ये कह रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, अभी जहां तक इन्होंने ला दिया, यहाँ भी लाना बहुत मुश्किल बात था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2005 और 10 का सिर्फ अचीवमेंट, जिसमें नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी का कंट्रीब्यूशन था, वो ओवरऑल जॉब्स फिगर फाइनेस्ट 8 लाख जॉब्स इन्होंने दिया।
फिर 15 साल के टेन्योर में 2020 तक बहुत ही बेहतरीन, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड। फिर आप आ जाएं जो प्रीवियस रेजिम में, इट वाज हार्डली 90,000 95,000, और यहाँ ऑलमोस्ट 1 मिलियन कह सकते हैं, 8 से 10 लाख जॉब इन्होंने दिया। फिर फोकस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर, मतलब खास सेक्टर में एक फोकस्ड वे में काम करना, जिसमें इन्होंने स्पेसिफिक मीजर खास करके पैरामीटर लगाना कि रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द वोमेन, औरतों के लिए सीट का रिजर्व करना, कुछ लड़कियों के लिए स्कीम लाना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए खास करके, दैट वाज रियली सक्सेसफुल थे। ग्रोथ इन अदर एरियाज का जाए तो ओवरऑल जो इनका ग्रोथ रहा वो 10.87, जो कि अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, नेशनल ग्रोथ से भी 2 टाइम्स हायर। अब इसको अगर समरी में कहा जाए तो 2005 और 10 में सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की वजह से, जो नीतीश की गवर्नमेंट ने या बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है। क्योंकि बीजेपी के गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन आप कम नहीं कर सकते हैं, दोनों ने मिल करके बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अब आप आ जाए डेवलपमेंट, तो शायद ये बताने की जरूरत नहीं, आज जिस रोड पे भी हम और आप चल रहे हैं वो सारा का सारा इनका ये है। हाँ, ड्रॉबैक पे भी मैं आ सकता हूँ अभी भी, जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो करप्शन भी भयानक तरीके से हो रहा है। ये पुल आप देख रहे हैं कि उद्घाटन होते ही गिर जा रहा है, ये करप्शन नीतीश जी के जो लोग हैं, क्लोज लोग हैं, बहुत ही जुड़े हुए लोग हैं, ये सब उनका करप्शन का ये निशानी है। हाँ, आप इस पे क्रिटिसाइज करिए, हॉस्पिटल के अभी भी हाल है कुछ जगहों पे या बहुत सारे जगहों पे, ये सब हॉस्पिटल्स के हाल हैं, ये हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हाल है। लेकिन इसके साथ साथ जो अच्छे हाल हैं वो ये भी आप देख सकते हैं, रियली अच्छे काम ये भी हैं, बहुत ही बेहतरीन काम है। तो आप इसे भी इवेलुएट कर सकते हैं, आप करप्शन के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, और उस हिसाब से आप वोट करें। तो बेसिकली हम ये नहीं कह रहे हैं किस पार्टी को वोट देना है, पार्टी आप देख लें, काम को भी देख लें, फिर कैंडिडेट को इवेलुएट कर लें, कैंडिडेट जो आपको बेहतर लगे आप उनको वोट डालें, कैंडिडेट सेलेक्ट करें इंस्टीड ऑफ पार्टी और समथिंग। ठीक है, अब आ गया है डेवलपमेंट फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर। बिना किसी हेसिटेशन के आप देख सकते हैं कि अगर 2009 में 1900 किलोमीटर का हाईवे बना, नेशनल हाईवे, फिर रेनोवेट हुआ, फिर 3400 किलोमीटर से ऊपर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बना 2009 तक में, दैट वाज रियली द बिगेस्ट अचीवमेंट। फिर इंडस्ट्रियल प्रमोशन 2006 से जो स्टार्ट हुआ, स्ट्रीमलाइन प्रोड्यूस्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड कॉन्जेनियल एटमोसफेयर फॉर इन्वेस्टर्स। मतलब ये है इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए एक माहौल बनाना, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सके, लोग भरोसा कर सके कि बिहार में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर पावर सेक्टर, जहां 150 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी था हमारे लालू जी के दौर तक, तो उसको आज के दौर में सरप्लस में बिहार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि नेपाल और वेस्ट बंगाल को भी सप्लाई जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे चैट जीपीटी से हमने निकाले हैं, जितनी भी बात मैं कर रहा हूँ वो सारी की सारी बातें टू दी पॉइंट कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है। फिर आप आ जाएं सोशल डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है जब आप अच्छी नौकरी देंगे, अच्छे लोगों को माहौल देंगे, तो एक सोशली भी एक म्यूचुअल और फ्रेंडली माहौल बनता है। और जो 2005 से पहले तक हम लोगों के इलाके में, गांव वगैरह शहर वगैरह में, अगर 100 घर आप चूज करें, शायद 10 घर में सरकारी या 5 घर में सरकारी नौकरी के लोग मिलते थे। आज के दौर में ऑलमोस्ट 70 to 80% घरों में एक न दो टीचर या कोई ना कोई सरकारी जॉब पर मौजूद है। और ये सारा चीज बीजेपी एंड जेडीयू गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्लानिंग का हिस्सा था। तो इन सब चीजों को आप अप्रिसिएट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई और गवर्नमेंट इस तरीके से वेल प्लान्ड वे में काम कर सकता है या किया हो पास्ट में भी। फिर आप आ जाए इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही बड़ा सबूत है कि आप एक्सट्रीमली लिमिटेड एक्सेस था 2005 से पहले, ऑलमोस्ट 85% लोग बिना बिजली, यहाँ तक हाल था कि
मोर देन 30% गांव में बिजली का तार तक नहीं पहुंचा हुआ था। तो आप आज के दौर में 100% बिजली का काम, तार से लेके मोर देन 18 आवर्स बिजली का मौजूद होना, प्रॉपर बिजली का सप्लाई होना, अच्छे वोल्टेज का होना, फिर जो है ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सबको इम्प्रूव करना, रिपेयर करना, और फिर जहां पर जरूरत हो वहां पे तार बिछाना, या जितनी भी जरूरत हो। और उसका सबूत ये कहीं गलत जगह से फिगर नहीं, ये हर जगह रिपोर्टेड फिगर है। और ये आप देख सकते हैं 2014 का फिगर, रात का सैटेलाइट से लिया हुआ इमेज, और अभी 2024। दैट मीन्स के ऑलमोस्ट every year they are doubling their capacity and making proper growth। हर एक साल कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है हर फील्ड में। और ये मोदी जी का भी एक प्लान था जो 2014 में ये आए कि हर घर बिजली हो, पानी हो, हर एक चीज हो। आई थिंक कि ये एक बीजेपी का पॉलिसी है डेवलपमेंट के लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। और ये सारा चीज बिहार का ओरिजिनल फिगर लिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। फिर आप आगे आ जाएं, कुछ सीन हमने निकाले हैं गांव के हालत। आज के दौर में गांव में भी बिजली रातों में इस तरीके से आपको मौजूद मिलेगी। ये हमने कोई रैंडम नहीं लिया है, ये प्रॉपर रियल फिगर है। और ये हर तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, खुद से चेक भी कर सकते हैं। बाकी क्रिटिसाइज करना आपकी कहानी है और आपका हक बनता है। तो हर एक चीज यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट है। और इनका अगर ये वोट मांगते हैं जेडीयू बीजेपी वाले, ये वाकई इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। फिर आप आ जाए जो पुलिस 112 नंबर गाड़ी, आई वॉज रियली अमेज्ड। हमें बड़ी बहुत बेहतरीन मैंने देखा जो लास्ट ईयर में दिसंबर में कि 24/7 आपको चाहे कोई भी जगह हो, जंगल हो, झाड़ हो, अगर रोड है तो वहां पे आपको ये 112 नंबर गाड़ी कहीं ना कहीं हर जगह कुछ दूरी पर आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन इनका ये रहा जो कि नीतीश कुमार या बीजेपी गवर्नमेंट का एक बेहतरीन इनिशिएटिव रहा। ये सब एक माहौल प्रोवाइड करने के लिए है कि आप एक अच्छी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और ये अप्रिसिएट करने लायक काम है। अब आप आगे आ जाएं, जो अभी चल रहा है, हर आदमी एक दूसरे को गाली गलौज दिस दैट, चाहे बिहार की चुनाव लड़ जो भी आप देख लें, ये चार आदमी या और भी बहुत सारे लोग आकर के अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर रहे हैं। सबका हक बनता है, बट ये कहना गुजराती में ये नहीं चलेगा, बिहार ये नहीं चलेगा, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। एक यूनाइटेड वे में रहना चाहिए और क्रिटिसाइज एक दायरे में करना चाहिए। चाहे मराठी हो, बिहारी हो, मणिपुरी हो, सब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं और अपना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो से वो राइट प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि एक बिहार का हर एक नागरिक करता है। तो हर स्टेट के लोगों के लिए बराबरी का हक है। अब आप चाहे जिस अंदाज में भी क्रिटिसाइज कर लें, जब तेजस्वी जी अब मोदी जी को क्रिटिसाइज कर लें, शायद जिंदगी में इन्होंने कोई एक छोटा सा भी काम किया हो कि नहीं, आई डोंट नो। अब ये इनकी कहानी है, लेकिन बोलने का हर किसी को अधिकार है। बाय द वे, मैं ये जो सम्राट जो भी हैं, इनको मैं अप्रिसिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनका एक अलग कहानी है। बट आप कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको आप चूज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है डिसाइड करना। अब आइए आनंद सिंह छोटे सरकार, जो कि आई थिंक के जो मेरे अपने अंदाजे से लगता है कि ये जो दुलार चंद यादव जी के हत्या है, पहली बात तो मैं इसे बहुत ही गलत मानता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये आदमी इस वक्त ये काम नहीं कर सकते हैं किसी सूरत में। इनको बेसिकली जानबूझ के फंसाने के लिए ये हादसा किया गया है। और हमें लगता है ये जन स्वराज के जो साहब हैं या जो भी और भी दूसरे लीडर हैं, तो कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है, ये सब इन लोगों की चाल होगी आनंद सिंह जी को इलेक्शन से बाहर करने का। जो कि अगर ये मौजूद रहते तो इनको जीतने से शायद कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन अब इनका जीतना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और आई थिंक मे भी इनके अपने करीबी लोग, पार्टी के लोगों ने भी इनको हटाने का एक बेहतरीन तरकीब निकाला हो, क्योंकि बहुत ही ये बोलने में एक माहिर आदमी है, ठीक है। अब जो आपने देखा उस रात
कि 2-2:30 बजे के आसपास इनको घर से अरेस्ट करके पुलिस लेके गया, क्योंकि आनंद सिंह जी इतने वो कम सोच के मालिक नहीं है कि इस वक्त कोई ऐसा काम करें जिसमें इन पे एक FIR हो, वो भी मर्डर का, और इन्हें पुलिस अरेस्ट करे, वो भी इलेक्शन से पहले। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि इट्स काइंड ऑफ वेल प्लान्ड थिंग कि कैसे आनंद सिंह जी को फंसाया। मैं इनको कोई अच्छा या बुरा आदमी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी इस वक्त इनके साथ हुआ है वो ये है कि लोग इनके पीछे लग करके इनको रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब मैं आता हूँ एक इस पे जो हमने वीडियो अपलोड किया था, वो ये था मनेर के वीरेंद्र जी, जो उनका पंचायत सचिव के साथ कॉल रिकॉर्ड लीक हुआ था। तो हमारे हिसाब से तो ये जिस अंदाज में उनका बातचीत करने का अंदाज है या व्यवहार है, क्या वो नहीं डिजर्व करते हैं कि एक MLA हों, और जिस अंदाज में एक सचिव से बीजेपी का कोई सांसद होगा, मैं सचिव जी को ये कहता हूँ, उनको भी कहता हूँ कि विधायक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक विधायक की स्टेटस को होती है, बट गलती तो MLA साहब की है कि अपने से छोटे लोगों से लड़ने की जरूरत क्या थी। ये चाहते कुछ कार्रवाई कर सकते थे, कुछ अलग स्टेप उठा सकते थे, बट इन्होंने मुंह लगाने की कोशिश किया, जिसकी वजह से वो जवाब भी गलत अंदाज में आया। अब उल्टे इनके जान के बवाल पर गए, केस हो गया, सारी चीजें हो गई। लेकिन एक चीज जो मैं इनके बारे में कह सकता हूँ, इलेक्शन से पहले ही इनका जीतना 100% तय है। जो इनके खिलाफ NDA का कैंडिडेट है वो लोजपा जो है उन रामविलास पासवान जी के बेटा, उनके पार्टी का लीडर, वो बहुत ही कमजोर मतलब लीडर है। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू। तो इस बार भी भाई वीरेंद्र जी चुने चुनाए विधायक हैं, तो इनको मनेर के लोगों को अगले 5 साल भाई वीरेंद्र को ही झेलना है और इन्हीं के साथ चलना है। तो मैं इनको कोई गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किस्मत की बात है कि वहां पर कैंडिडेट ही बीजेपी ने कोई ऐसा नहीं दिया और वो सीट एलोकेट कर दिया किसे, एक ऐसे पार्टी को जिसका कोई वोट भी नहीं है, कोई चांस नहीं जीतने का। अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता तो ये शायद 5,000 भी वोट शायद विधायक जी नहीं ला पाते। और ये एक बीजेपी का बहुत बड़ा कंप्रोमाइज रहता है कि जो सहयोगी को खुश रखने के चक्कर में ये कोई भी सीट किसी को भी दे देते हैं। एंड आई थिंक इट्स बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है बीजेपी का, क्योंकि एक ये अपना सीट दे देना वो भी हारने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप आगे आइए कि अगला जो है वो ये है कि अगर आप इसमें देखना है कि किसको आप वोट देना चाहेंगे बेगूसराय में, तो बेगूसराय में वोट देने के लिए कौन कौन लोग हैं कैंडिडेट, तो हमारे हिसाब से 2 कैंडिडेट हैं जो कैंडिडेट के बहुत ही बेहतरीन हैं, और एक राजकुमार जी हैं जो मटिहानी से हैं, और एक कैंडिडेट जो है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से कुंदन कुमार सिंह जी। दोनों वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, बहुत ही समझदार, मैच्योर और हर तरीके के लोगों को साथ जोड़ के चलने वाले आदमी हैं। और आई डोंट नो, मैं ईमानदारी की किसी की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है और काफी डेवलपमेंट का काम इन्होंने करा है, तो आप इन्हें एक लेके चल सकते हैं। अब आप आगे आ जाइए, जो नेक्स्ट हैं जिनकी मैं बात कर रहा था कि आप इसके हिसाब से चलें या जिनके हिसाब से भी आपको, जिनको भी चूज करना हो, ये आपके हाथ में है और वही आप लेकर के चल सकते हैं। तो ये 4 जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, 4 कैंडिडेट का कहानी है यहाँ पर। एक तो हमारे पहले हो गए जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से, शहर से जिनका ये है, तो ये कुंदन कुमार जो हो गए। इधर तो प्रशांत किशोर हैं, तो इधर कुंदन जी हैं जो कि असेंबली में अपने एरिया के डिमांड को पूरा करवाते हुए, इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज के लिए भी असेंबली में इन्होंने बड़ी स्ट्रगल किया है और ही डिजर्व्स टू बी ए विनर। शिक्षक तो ये आप लोग डिसाइड करें कि इनको वोट देना है कि नहीं देना है, बट इज वन ऑफ द अल्टीमेट थिंग। जो इनके अपोनेंट हैं कांग्रेस के कैंडिडेट, तो मैं उनको, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बट आई डोंट थिंक अगर के वो जीतती हैं तो किसी
काम को अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का जीतना किसी तरीके से वर्थ ही नहीं है। अब राजकुमार जी का आ जाए तो इनका तो एक ये है कि ये जीते जिताए हुए कैंडिडेट, आई थिंक लगभग हर गांव चाहे किसी भी जात बिरादरी धर्म का हो, सब इनके साथ खड़ा है। तो इनको इलेक्शन कैंपेन में जाए नहीं जाए, घर बैठे बैठे जीतना इनका तय है। तो ये आप यहाँ को इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको लोगों का ओपिनियन 100% इनके साथ मौजूद है। अब आप आ जाइए एक मतलब IPS पोस्ट छोड़ करके सिर्फ कांटे जो कि निर्दलीय कैंडिडेट दो जगह से, एक शायद जमालपुर से, शायद मेरे डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन कैंडिडेट है। अब डिपेंड करता है कि पब्लिक इनको वोट देती है, लेकिन IPS के रूप में कोई काम किया है पटना वगैरह या और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी एक कैंडिडेट है। ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए सर्व करने का या असेंबली में जाने का। ये चाहे बाद में बीजेपी में चले जाए या जिस पार्टी में भी चले जाए, जहाँ भी रहेंगे ये काम को अंजाम दे सकते हैं। अब अगला आ जाए प्रशांत किशोर जी, तो इनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। हमारी तो यही रहेगी रिक्वेस्ट, जो ये खुद भी कहते हैं कि अगर इनके भी पार्टी के कैंडिडेट सही नहीं है तो उन्हें आप वोट मतों में हरा दो। तो इनके लोगों को वोट दे करके एक सब्सटेंशियल नंबर में असेंबली भेजना चाहिए, ताकि ये बहुत सारे काम को करवा सकते हैं और बहुत सारी चीजों को अपोजिशन लीडर अगर कोई डिजर्व करता है तो प्रशांत किशोर, अगर 30-40 सीट भी आ जाए तो इनके लिए तो बहुत सारे कामों को करना बहुत आसान हो जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा था आज के लिए। अब बाकी कल आप लोग वोट दें, जहाँ भी वोट देना है, जिसे भी देना है, इट्स ऑल अप टू यू एंड गुड लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। सारे पार्टी के लीडर्स को गुड लक मैं कहता हूँ, और सभी लोग अपने अपने वोट को दीजिए, टाइम पे जाके वोट दें, जितना ज्यादा से ज्यादा वोट दे सकते हैं दीजिए। बट वोट देने से पहले ये सोच लीजिए, न जात को वोट दीजिए न धर्म को वोट दीजिए, एक अच्छे लीडर को आप चूज करिए और उन्हीं को वोट दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर टुमारो।